नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, ये जो करंट अफेयर्स की मैगजीन है, इसमें फरवरी 2025 का अंक है ये, और इसमें दिसंबर 2024 के समसामयिक मुद्दे दिए गए हैं। ये इसी प्रकार से मैगजीन आती है, एक महीना पीछे के जो है मुद्दों को विस्तार से इसमें उठाया जाता है। तो आज इसके कई जो है वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फरवरी 2025 इस नाम से जो प्लेलिस्ट पड़ी है वो इसी वीडियोस की है। इसके अतिरिक्त हमने जनवरी 2025, दिसंबर 2024 इसके भी जो है जो अंक हैं उनके वीडियोस को अपलोड किया है। उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, आज हम सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र इन दो मुद्दों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार का जो परीक्षा उपयोगी कंटेंट है वो समय समय पर अपलोड किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं सेवा क्षेत्र। इसमें जो पहला जो मुद्दा है वो है कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास हेतु परियोजनाओं को मंजूरी। 4 दिसंबर 2024 को पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देते हुए देश भर के 23 राज्यों में कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के विकास के लिए जो है 3295.76 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस उद्देश्य का पहल क्या है तो उच्च ट्रैफिक वाली जगहों पर से दबाव कम करना और देश भर में पर्यटकों को संतुलन को बढ़ावा देना। स्वाभाविक सी बात है कि इस समय उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है। जो भी देश विदेश के लोग दूसरे राज्यों से कुंभ में आ रहे हैं वो सभी अयोध्या जा रहे हैं, वो सभी काशी जा रहे हैं। इन जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं है। अभी होटलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, होटलों का जो रहने की व्यवस्था है वो इतनी अच्छी नहीं है। जो आवागमन की सुविधा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि इतने लोड को झेल पाए। वहीं दूसरे जो पर्यटन स्थल हैं वो खाली पड़े हैं, वहां पर कोई देखने वाला नहीं है उनको। तो इस प्रकार से एक क्षेत्र का विकास हो जाता है, एक पर्यटन स्थल अधिक विकसित हो जाता है, वहीं दूसरी ओर उसी शहर में जो दूसरा पर्यटन स्थल है उसके आसपास इतना अच्छा विकास नहीं हो पाता है। तो इसी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने की ओर कदम बढ़ाया है। मंत्रालय जो है, पर्यटन मंत्रालय, वो समग्र पर्यटन अनुभव को बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, नई परियोजनाओं के चयन के लिए राजनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र में सतत विकास करने की उम्मीद करता है। इस निवेश का लाभ क्या होगा तो इस परियोजनाओं में सरकारी निवेश जो है उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि किसी पर्यटन स्थल के आसपास जब सरकार निवेश करती है, विकास करना शुरू करती है, तो लोगों को लगता है कि हाँ, अब यहाँ भी पर्यटन आएगा, तो लोग होटल, होम स्टे और इन सब चीजों पर जो है निवेश करना शुरू करते हैं। वहां पर भी आवागमन के लिए जो टैक्सी सर्विसेज हैं, रेंटल बाइक्स हैं, इन सब सुविधाओं का विकास अपने आप शुरू हो जाता है। इससे क्या होगा, आर्थिक विकास बढ़ेगा लोकल लेवल पे और रोजगार सृजन होगा। जो निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और पूंजी का लाभ उठाकर राज्य सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकते हैं। इससे क्या होगा, भारी मात्रा में पर्यटक जो है आकर्षित होंगे। जब उन्हें लगेगा कि किसी पर्यटन स्थल पर सभी सुविधाएं एक साथ मिल जाएंगी तो वो स्वाभाविक रूप से वहां आकर के 2-4 दिन रहना चाहेंगे। इससे जो समुदाय आधारित पर्यटन है, जैसे कि स्थानीय जनसंख्या को जो सशक्त बनाएंगे और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित किया जा सकता है। राज्य सरकारों को प्रोत्साहन। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों को कम ज्ञात पर्यटन स्थलों का विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में बटेश्वर, गोवा में पौंडा, आंध्र प्रदेश में गंडीकोटा, गुजरात में पोरबंदर, ये ऐसे जगह हैं जहां पर बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि इन जगहों पर संभावनाएं बहुत हैं।
लेकिन चूंकि सरकार ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, वहां पर पर्याप्त इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सरकार जिन जगहों से कमाई हो रही है वहीं पर और इन्वेस्ट कर रही है, उसको लगता है कि इन्वेस्ट करने से दुगना तिगुना वापस आएगा। लेकिन इन जगहों को भी ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर भी पर्यटन की संभावनाएं हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों को व्यापक रूप से विकसित करने, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए राज्यों को 50 वर्ष की अवधि के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। तो राज्य चाहेंगे कि उनके वहां अधिक से अधिक पर्यटन आए, और पर्यटन को विकसित करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना है वो केंद्र सरकार ब्याज मुक्त रूप में दे रही है, और एक बहुत लंबे समय के लिए 50 सालों के लिए ये ऋण दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आज अगर केंद्र सरकार 10 रुपए का ऋण देगी और 50 साल के बाद वो 10 रुपए वापस मांगेगी, स्वाभाविक रूप से उस 10 रुपए की वैल्यू 2 रुपए से अधिक नहीं होगी। तो आप इसे लोन ना ही मान के समझ चलिए, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, राज्यों को एक बहुत भारी मात्रा में फंड मिलेगा और वो चाहें तो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो 2 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसमें जो पर्यटन मंत्रालय के दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें कहा गया है कि जो शॉर्ट लिस्ट जगहें हैं उनके अनुसार जो है 23 राज्यों में 3,295.76 करोड़ रुपए की 40 परियोजनाओं को जो है शॉर्टलिस्ट किया है, और उन्हीं राज्यों को, उन्हीं पर्यटन स्थानों को ये लोन जो है दिया जाएगा। अगला जो मुद्दा है वो है पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन। 1 दिसंबर 2024 को सहकारिता मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकार ने ग्रामीण नागरिकों को किफायती मूल्य पर जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, जिनको कि पैक्स कहा गया है, को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित करने के लिए सक्षम बनाया है। ये जो प्राथमिक कृषि साख समितियां हैं, ये 13 करोड़ से अधिक छोटे और सीमांत किसानों ने अपने व्यापक ग्रामीण नेटवर्क तथा भूमि विभवन और भंडारण जैसी सुविधाओं की जो है का उपयोग जन औषधि केंद्रों की स्थापना के लिए कर सकते हैं। अर्थात ये लोग जो हैं अपनी जगह में जन औषधि केंद्र जो है खोल सकते हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि दूर दराज के क्षेत्रों में किफायती जेनरिक दवाइयां उपलब्ध हो सकेंगी, जहां इनकी अभी तक पहुंच ज्यादा उपलब्धता नहीं है, और इसके हिसाब से स्थापित विश्वास और ग्रामीण आबादी के साथ इसका संबंध इन केंद्रों की सफलता सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, ये है क्या जिसके खोलने की बात चल रही है? आप लोग, अधिकांश लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन जो फैक्ट्स है उनको समझ लीजिए। भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा यह संचालित की जाती है। प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र किस विभाग की योजना है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग की ये योजना है। इसमें जितनी भी मासिक खरीद की जाती है उस पर 20% की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रुपए है। अर्थात अगर आप अधिकतम 1 लाख रुपए की दवा खरीदते हैं मासिक बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो 20,000 रुपए तो आपको प्रोत्साहन राशि मिल जाएगी। ये धनराशि स्टॉक संबंधी शासनादेश के शर्तों के अधीन है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक दवा पे MRP करों को छोड़कर 20% लाभ प्रदान किया जाता है। अर्थात अगर कोई दवा 10 रुपए की है और उस पर मान लीजिए 18% का GST है, तो आपके पास लगभग मोटे मोटे 8 रुपए या 8 रुपए 20 पैसे बचे, और 8 रुपए 20 पैसे पे जो 20% है अर्थात 17 रुपए के आसपास, 1 रुपए 70 पैसे के आसपास उसमें लाभ मिलेगा। यह केंद्रों को केमिस्टों की दुकान पे आमतौर पर बेचे जाने वाले जो है अन्य उत्पाद भी बेचने की अनुमति देता है। ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किफायती कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराना,
जिससे कि आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सभी के लिए, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए आसानी से और सस्ती और गुणवत्ता युक्त दवाइयां उपलब्ध हो सके। इसको किस परियोजना के तहत लॉन्च किया गया था? तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत इसे लॉन्च किया गया था। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था और यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक समाज पहुंच के लक्ष्य के अनुरूप है। तो जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सस्ती दवाएं वंचित ग्रामीण आबादी तक आसानी से पहुंच सके और स्वाभाविक रूप से जब दवाएं पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंचेंगी तो सरकार को स्वयं जो है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर उतना ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों तक आसानी से खुद ही दवाएं पहुंची जा रही हैं। अगला जो कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको देखते हैं। तो ये है 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का जो है आयोजन किया गया है। सीधा प्रश्न बनेगा 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी में किया गया है 28 से 30 नवंबर 2024 के मध्य। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया क्षेत्र और राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी? एक सतत बीज पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नवाचार, ये इसकी थीम थी। ये जो है राष्ट्रीय बीज कांग्रेस एक बार वर्ष में आयोजित होता है और इसका उद्देश्य है फसल सुधार, बीज वितरण प्रणालियों, बीज संबंधी अनुसंधान को जो है बढ़ावा देना। ये जो राष्ट्रीय बीज कांग्रेस के दौरान विभिन्न विषयों जैसे जलवायु अनुकूलन बीज तैयार करना, बीज गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी में उन्नत नवीन बीज वितरण पद्धतियों आदि पर चर्चा करके टिकाऊ, न्याय संगत, लचीली बीज प्रणालियों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, ये जो है राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का जो है उद्देश्य है। ये जो खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार जो सतत बीज पारिस्थितिकी तंत्र है वो किसानों को सतत कृषि के लिए समय पर सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों तक पहुंच सुनिश्चित करता है। इसमें कुपोषण से निपटने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संकर और जैव सशक्त फसलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अब ये संकर फसलें क्या है? तो संकर फसलें दो अनुवांशिक रूप से अलग अलग पौधों, सामान्यतः विभिन्न किस्म या प्रजातियों से दोनों मूल पौधों के वांछनीय गुणों को संयोजित करने के लिए क्रॉस ब्रीडिंग के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। दूसरा, बायोफोर्टिफाइड फसल क्या है? इसमें विशेष रूप से जो पारंपरिक समकक्षों की तुलना में अधिक विटामिन, अधिक खनिज, अधिक अमीनो एसिड अर्थात प्रोटीन एवं आवश्यक पोषक तत्वों को जो है इनमें समाहित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि हाइब्रिड क्रॉप्स क्या हैं और बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जो है ये क्या है। दूसरा देखते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है अन्य चक्रण, उपकरण और स्कैन। 5 दिसंबर 2024 को केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस, जो आप मोहल्लों में राशन की दुकानें देखते हैं उसी की बात हो रही है, उसके आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपकरण अन्न चक्र तथा एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया। यह राज्यों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सब्सिडी दावा तंत्र को आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें है क्या? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जो अन्न चक्र पीडीएस आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन देश भर में पीडीएस लॉजिस्टिक नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये आईआईटी दिल्ली के सहयोग से विकसित की गई एक परियोजना है। इसमें अधिकतम विकल्पों की पहचान करने और आपूर्ति श्रृंखला में नोड्स में खाद्यान्न की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए एक एल्गोरिदम का जो है निर्माण करती है। ये जो स्कैन पोर्टल है क्या? ये जो स्कैन पोर्टल है ये एनएफएसए के लिए सब्सिडी दावा आवेदन पोर्टल राज्यों द्वारा सब्सिडी दावों को प्रस्तुत करने, दावे की जांच करने और त्वरित निपटान प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुमोदन के लिए एकल खिड़की प्रदान करेगा।
तो आपने देखा कि ये जो अन्य चक्रण और इसके लिए जो सार्वजनिक वितरण जो व्यवस्था है उसके लिए एक नए पोर्टल को तैयार किया गया है, जिसमें कि जो है जो लोग आवेदन करेंगे अपने उसके सब्सिडी के लिए, उनको जो है इसी के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो चलिए मित्रों, ये सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो मुद्दे थे उनको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।